अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। आज अमरीका में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर खारजा की ज़ेली कमेटी में पाकिस्तान के हालिया इलेक्शंस, जमहूरियत और पाक अमरीका ताल्लुकात पर ब्रीफिंग हुई है। आज बाकायदा असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू अमरीकी नुमाइंदगान की उमूर खारजा की ज़ेली कमेटी के सामने पेश हुए हैं, अपना बयान रिकॉर्ड कराया है और सवालात का जवाब दिया है। ये वही डोनाल्ड लू हैं जिन पर इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम आयद किया था। और आज के इजलास में डोनाल्ड लू ने पहले अपना तहरीरी बयान रिकॉर्ड कराया और फिर अमरीकी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए। उनसे इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से उनके इल्ज़ामात पर राय ली गई, जिस पर उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इन इल्ज़ामात की वजह से उनके और उनके ख़ानदान को कत्ल की धमकियों का सामना करना पड़ा। अहम बात यह है कि इस इजलास में जब डोनाल्ड लू बात कर रहे थे तो तहरीक इंसाफ के हामी नारे लगाते रहे, जिस पर एक नुमाइंदे ने उन्हें ऐवान से बाहर निकालने की सिफारिश की और ऐवान के चेयरमैन ने उन्हें ऐवान से बाहर निकालने का ऑर्डर भी दिया। इस दौरान इमरान खान को रिहा करने के नारे भी लगाए गए, डोनाल्ड लू को झूठा कहा गया। आज की कार्रवाई में ये सब अहम मामला ये था कि जब डोनाल्ड लू से इमरान खान की हुकूमत गिराने से मुताल्लिक इल्ज़ामात पर सवाल हुआ, जिसका उन्होंने वाज़ेह जवाब दिया कि यह सब झूठ है। सेक्रेटरी साहब, यहाँ गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात हैं कि अमरीकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत से हटाने की साजिश की है। इन गलत क्या सराइयों के बारे में आपकी क्या राय है? चेयरमैन, मैं इस बारे में बहुत वाज़ेह हूँ। ये इल्ज़ामात, ये साजिशी थ्योरी झूठ हैं। ये मुकम्मल झूठ पर मबनी है। मैंने पाकिस्तान में साइफर से मुतालिक प्रेस रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया है। यहाँ के सिफारत खाने से मुबैना तौर पर लीक होने वाली सिफारती केबल ये दुरुस्त नहीं है। किसी भी जगह पर उसमें अमरीका पर या मुझ पर ज़ाती तौर पर इमरान खान के खिलाफ इक़दामात लेने के इल्ज़ामात नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि उस मीटिंग में मौजूद दूसरा शख्स, यानी उस वक्त के पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर ने अपनी हुकूमत के सामने गवाही दी है कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की इज़्ज़त करते हैं। हम इस उसूल की इज़्ज़त करते हैं कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम को ही एक जमहूरी तरीके से अपने लीडर के इंतखाब का हक़ होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये समात रखी और हमें उस प्रोसेस के बारे में बात करने का मौका दिया। आपका जवाब इतना साफ और आप सही थे और हम आपकी इस हवाले से इस इशू पर क्लैरिटी को सराहते हैं। और बेशक आप जैसे अच्छे लोग ही तब्दीली लाते हैं। खुदा आपके साथ हो। जब डोनाल्ड लू बात कर रहे थे तो उस दौरान तहरीक इंसाफ के हामियों ने नारे भी लगाए, जिस पर ऐवान में मौजूद एक नुमाइंदे बरहम हुए और उन्हें ऐवान से बाहर निकालने की सिफारिश की। तो क्या हुआ देखिए। The alleged leak diplomatic cable from the embassy here, it is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally. The people who want to be disruptive should be gavelled out and removed from this hearing. With your permission, Chair, to have these people removed before I continue. So ordered. Thank you. All three that were speaking out, thank you. They're wearing red in case you can't figure out who they are. Free Imran Khan, the first democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. The committee will suspend while the Capitol Police restore order. Free Imran Khan. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. Free Imran Khan, the first democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. He's a humble, great leader. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. And Councillor McCormick will now continue with his full 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. साथ ही डोनाल्ड लू ने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुजाहरे पर कहा कि वो उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि दूसरी तरफ से उन्हें भी सुनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसकी वजह से उन्हें और उनके ख़ानदान को कत्ल करने की धमकियाँ मिलती रहीं। If I might
Just before I answer that question, just say मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इस मुजाहिरे पर कुछ कहना चाहूँगा। हमें अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत एहतराम है और मैं इस कमेटी में मौजूद आवाज़ों के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की शराकत कितनी अहम है और हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं। हम उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमें भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ जिसका मैंने गुज़श्ता 2 सालों में सामना किया है वो कुछ बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जिससे मुझे और मेरे ख़ानदान को रोज़ाना कत्ल की धमकियाँ मिलती रही हैं और इसमें मकामी पुलिस भी शामिल हुई है। कुछ चीज़ों की कबूलियत की एक हद होती है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वक्त भी आया जब आज़ादी इज़हार राय तशद्दुद की धमकियों में बदल गई जो काबिल कबूल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में होने वाले हालिया इलेक्शंस पर अमेरिका की पोजीशन वाज़ेह की और कहा कि बेज़ाब्तियाँ देखने में आई हैं, इंटरनेट की बंदिश भी देखी गई है, लेकिन इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गैर जानिबदारी से आगे बढ़ने का मुतालबा भी किया। We noted undue restrictions on the freedoms of expression. इज़हार राय और पुरअमन इज्तिमा की आज़ादियों पर गैर ज़रूरी पाबंदियों को नोट किया गया। हम इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। हम मीडिया वर्कर्स पर हमलों, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की रसाई पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। हम इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार करते हैं। हम इंतखाबात में मुदाखलत या धोखादही के दावों की मुकम्मल छानबीन का मुतालबा करते हैं। हम समझते हैं कि इंतखाबात में मुदाखलत या धोखादही दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। हाई कोर्ट के उन अहकामात के बावजूद कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं की जाएंगी, हुक्काम ने मोबाइल डाटा सर्विसेज को ही बंद कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस तक रसाई हासिल करते हैं। इलेक्शन में मस्बत बातें भी नजर आईं। तशद्दुद के खतरात के बावजूद तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वोट डाला, जिसमें 2.25 करोड़ खवातीन थीं। 2018 के मुकाबले में 50% ज्यादा खवातीन पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुई। पाकिस्तान के वोटर्स के पास चॉइस थी और इसके नतीजे में 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें अब पाकिस्तान के 4 सूबों में हुकूमत कर रही हैं। 5000 से ज्यादा आज़ाद मुबस्सिरीन इलेक्शन के दिन मैदान में थे। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबिकती और मुनज़्ज़म था, जबकि नताइज की तकमील में कुछ बेकायदगियाँ नजर आईं। इलेक्शन कमीशन ने हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें इलेक्शन के खिलाफ हज़ारों शिकायतों की जाँच की जा रही है, जिनका हमने भी अपने बयान में जिक्र किया है। हम इलेक्शन कमीशन में इस अमल को करीब से मॉनिटर करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि वो गैर जानिबदारी से अमल करते हुए आगे बढ़े और हम सब इस अमल को करीब से देखेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके इदारे काम कर रहे हैं और आईन पर अमल कर रहे हैं। Institutions are functional and that are upholding their constitution. डोनाल्ड से इस इजलास में पाकिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने से मुतालिक भी सवाल हुआ, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करना अमेरिका का काम नहीं है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का एहतसाब किया जाए। So just so we're clear, हाँ या ना में जवाब दें कि क्या अमेरिका ने नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। The government of the United States, we don't actually go around. अमरीकी हुकूमत दुनिया में कहीं ये नहीं करती कि किसी हुकूमत को तस्लीम करे या फिर ना करे, मगर हम ये ज़रूर करते हैं कि हम ये फैसला करें कि हम किसी हुकूमत के साथ काम करेंगे या नहीं। तो आपने देखा है कि हमारे पाकिस्तान में सफ़ीर और सिफारत खाना इस हुकूमत से हर मुलाकात में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पर एहतसाब किया जाए। हमने अवामी सतह पर भी और प्राइवेटली भी यही कहा है कि हम इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की शफाफ और काबिल भरोसा तहकीकात चाहते हैं। हमने अपोजिशन के लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों पर भी एहतसाब का मुतालबा किया है और हमने ये भी वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक नहीं है। Accused of crimes after May 9th is not in keeping with international norm. Given the credible allegations of fraud and rigging, इलेक्शन में फ्रॉड और धांधली के इल्जामात के बाद आपको क्या बात ये एतमाद देती है कि इस हुकूमत के पास जमहूरी साख होगी, ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए बल्कि अमरीकी मफाद के लिए? मेरा ख्याल है कि ये सब उस प्रोसेस पर मुनहसर है जो इलेक्शन कमीशन में जारी है। एक तरफ आज डोनाल्ड ने पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी है, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात और ऑडिट के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस मगर गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की सदा कर दी है। सिर्फ यही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट से ही इमरान खान के हवाले से अहम रिमार्क सामने आए हैं। आज 9 मई के 5 मुल्जिमान को जमानत देते हुए जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा है कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं। साथ ही इस सूरत हाल में मुल्क के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को धमकियां मिलने का संगीन मामला सामने आया है, जिसका एतराफ खुद ख्वाजा आसिफ ने किया है।
इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर पहले इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर बात करेंगे, जिसमें इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतालिक तफसीलात बताने के बाद लिखा है कि इन हालात के तनाजुर में अब जबकि ये वाज़ेह है कि इंतखाबात आलमी सतह पर मुतनाज़ हो चुके हैं, यहाँ तक कि गैर मुल्की हुकूमतें इलेक्टोरल फ्रॉड की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इस हवाले से आज़ादाना अदालती तहकीकात का हुक्म दे। दरख्वास्त में लिखा है कि आईनी शिकों की संगीन खिलाफ वर्जी और आइन के तहत बुनियादी हुकूक के निफाज में नाकामी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट तमाशाई बनकर नहीं रह सकती। इमरान खान की दरख्वास्त में इस नुक्ते के साथ ये शेर भी लिखा हुआ है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। इसके बाद इमरान खान ने सदा की है कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिनका किसी की तरफ भी तासुब ना हो। ये कमीशन 8 फरवरी 2024 को होने वाले जनरल इलेक्शन और उसके बाद गलत और जाली नताइज मुरत्तिब करने के उस प्रोसेस की तहकीकात, ऑडिट और जायजा ले कि जिसके जरिए जीतने वालों को हारने वालों और हारने वालों को जीतने वालों में तब्दील कर दिया गया। मजीद ये दरख्वास्त की जाती है कि जुडिशल कमीशन की तहकीकात की नताइज पब्लिक होने तक वफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। सिर्फ यही नहीं, आज इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इलेक्शन में मुबैना धांधली समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मौक़िफ़ दिया है। इमरान खान ने कहा है कि निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट सब एक हैं, सब कुछ झूठ पर चल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना झूठा शख्स है। फाफिन और पिलडैत समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है। IMF के प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्हें पता है कि यह सेटअप नहीं चलेगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत हो उससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तालिबान और अमेरिका के डायलॉग हमने कराए। हमारे दौर में अफगान हुकूमत ने TTP का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। जनरल बाजवा से कहा था कि जनरल फैज़ हमीद को तब्दील ना करें, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। जनरल बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहता था कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। जिस जनरल ने अफगानिस्तान और अमेरिका के डायलॉग कराए उसी को शरीफों के कहने पर हटाया गया। जनरल फैज़ हमीद को हटाकर जनरल बाजवा ने ज़ाती फ़ायदे का सोचा, मुल्की मफाद का नहीं सोचा। इमरान खान ने मजीद कहा कि यह हुकूमत 5-6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। ज़हनी तौर पर 4-5 माह जेल में रहने को तैयार हूँ। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर उस वक्त बनवानी चाहिए थी कि जब पैसे मिल जाते। इमरान खान का मजीद कहना था कि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, दूसरी तरफ से मेरे नाम पर कांटा लगाया गया था। हमारे और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। 23 मार्च के जलसे में धांधली का शिकार बनने वाली तमाम जमातों को दावत देंगे। मौलाना फजलुर रहमान को भी जलसे में शिरकत की दावत देंगे, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो आते हैं या नहीं आते। इमरान खान जेल में है, कुछ मुकदमात में सजा याफ्ता है, जबकि कई मुकदमात में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जिनमें 9 मई के मुकदमात भी शामिल हैं। लेकिन इमरान खान को उम्मीद है कि वो मजीद 4-5 माह में जेल से बाहर आ जाएंगे और हुकूमत भी बस इतने अरसे ही चलेगी। और इन तमाम सियासी सरगर्मियों के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में बुलाने के हालिया बयान के बाद उन्हें धमकियां मिली है। ख्वाजा आसिफ ने परसों बयान दिया था कि मुल्क में कलअदम TTP के दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के दौर में दी गई थी। उन्हें पार्लियामेंट में बुलाकर पूछना चाहिए। इस हवाले से खुद पार्लियामेंट में करारदाद लाऊंगा, मगर फिर कल ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इस बयान के बाद उन्हें धमकी दी गई है कि इस किस्म की गुफ्तगू बंद कर दो। ये बहुत अहम मामला है। ख्वाजा आसिफ मुल्क के वज़ीर दिफा हैं और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया कि ख्वाजा आसिफ चाहे नाजायज़ मैंडेट पर MNA बना हो, लेकिन जनरल बाजवा की जानिब से मुल्क के वज़ीर दिफा को धमकियां देने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए खुद ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है आपकी अपने हवाले से बड़ी अहम बात है, उस पर आने से पहले डोनाल्ड लू जो कि पाकिस्तान में बहुत खबरों में रहे, इमरान खान साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान का जो इल्ज़ाम था मुदाखलत का, आज उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा ये झूठ है, सरासर झूठ है। साथ में खुद को मिलने वाली धमकियों का भी बताया कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई जब से मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया। मगर जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उसकी तहकीकात के हवाले से उन्होंने भी सवाल उठाया। इंटरनेट बंद होना, जलसे ना करने दिए जाना, दीगर मामलात होना, और कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कहीं पाई जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में दोबारा इलेक्शन कराए। एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस तो आपके लिए है बैनुल-अक़वामी तौर पर, और अमेरिका ज़ाहिर एक बड़ा अहम मुल्क है पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, लेजिटिमेसी का क्राइसिस जो है वो सारे इलेक्शंस के बाद हुआ है। 2018 में भी हुआ है, 2013 में भी हुआ, और उससे पीछे चले जाएं, हर इलेक्शन जो है पाकिस्तान में वो लेजिटिमेसी का क्राइसिस जो है वो क्रिएट कर देता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर 2018 के भी करें, उसमें भी जिन जिन लोगों ने मुदाखलत की, उससे पहले जो 2013 है फिर उसकी भी बात करें।
ये सारे इलेक्शंस की फिर इकट्ठी कर लें, यानी एक 2023 वाला क्यों पिक किया जाए। और फिर मजेदार बात जो है कि जो डिमांड की जा रही है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब की जा रही है, बाकी किसी की नहीं की जा रही। आपने देखा है उनकी जो डिमांड में जो पीटीआई की है, जो उन्होंने कमीशन के लिए डिमांड की है, उसमें सिर्फ फेडरल नेशनल असेंबली का इलेक्शन और पंजाब असेंबली के इलेक्शन को जो है खोलने की जो है ना बात की है, ना केपी की, ना सिंध की, ना बलूचिस्तान की, और किसी की नहीं की उन्होंने। तो ये सिलेक्टिव जो है वो चीजें तो नहीं हो सकती। साहब इल्जाम भी आप पर ही लगा रहे हैं, वो कह रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारा कोई बहुत ज्यादा मैंडेट चोरी किया है। कराची में एमकेएम पर जरूर एतराज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी 1-2 सीटों पर। पंजाब पर ही उनका इल्जाम है कि हमारा मैंडेट था, नून लीग चोरी करके ले गई है। नहीं, तो फिर जो है ये इल्जाम जो है उनके ऊपर जो है केपी में भी लगा हुआ है, उनके अपने लोग शोर मचा रहे हैं, तो वो केपी में क्यों नहीं करवाते? केपी में करवाएं जी। ये तो ये नहीं है कि जो मीठा मीठा जो है वो अपना खाए जाएं और कड़वा थूक दें। ये सिलेक्टिव बात नहीं होती। मैं तो कहता हूं अगर करना है तो इसका भी 2023 का भी करें, 2018 का भी करें, 2013 का भी करें, सबका हो जाए फिर एक दफा। जो 2013 का था उस पर तो इमरान खान ने 2014 में धरना दिया, जुडिशल कमीशन बना और उसने उनके इल्जामात को मुस्तरद किया। इमरान खान भी अपने 35 पंक्चर वाली बात से पीछे हट गए। 2018 की जब आप बात करते हैं, 2018 में इमरान खान साहब जीते थे और जिन पर इल्ज़ाम है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद हैं। अभी आपने जो तालिबान की पॉलिसी के हवाले से उनके लिए बयान दिया था कि उन्हें पार्लियामेंट में बुलवाऊंगा, तो आपको धमकी आ गई, आपने खुद ने बताया। अब आप फिर 2018 की जब तहकीकात की बात करते हैं, फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से तहकीकात की बात कर रहे हैं। देखें, जिन लोगों ने भी 2018 का मैनेज किया है इलेक्शन जो है, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में अगर इंसाफ हम चाहते हैं तो ये एक्विटेबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो मुझे सूट करता है वो ओके है, वो ठीक है, वो जो है वो कोशर है, और जो मुझे नहीं सूट करता वो हराम है। ये तो नहीं होगा। अगर वहाँ उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे मुदाखलत की थी, और बिल्कुल मुदाखलत की थी, उसकी भी एविडेंस मौजूद है, बिल्कुल एविडेंस मौजूद है उसकी भी, 2018 की भी, और उसको जो है हम एक्सेप्ट कर लें, और ये जो इनको सूट नहीं करता वो एक्सेप्ट ना किया जाए, तो ये जो चीज़ जो है ये तो एबनिशियो जो है वो गलत है। एबनिशियो जो है वो मेलिफाइड ही है। तो इस तरह ये इस तरह तो नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता कि इसके कुछ सर पैर है इस चीज़ का। सदर आरिफ अलवी ने कराची में जब वो सदर थे तो बहुत सारे सहाफ़ियों के सामने ये माना था कि जनरल बाजवा ने 2018 के इंतखाबात में हमारी मदद की थी। मगर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान पौने 4 साल गुजार चुके, आपका टाइम अभी शुरू हुआ है। आपने IMF से डील करना है, दीगर ममालिक से डील करना है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर लेजिटिमेसी का मसला रहेगा और इमरान खान अगर फिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो आप उसको कंसीड करते हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना ले, जैसे 2013 में आप लोगों ने कंसीड किया था? नहीं, देखें, अगर आपने दुरुस्तगी करनी है तो तारीख सारी को दुरुस्त करें। मैं तो नहीं मानता कि इस सिलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन अगर मैं तो डिमांड कर रहा हूं कि सिलेक्टिव जो है, इस किस्म की सिलेक्टिव डिमांड्स ना करें। इस तरह जब सिलेक्टिव डिमांड करते हैं तो आपकी नीयत जो है, आपकी इंटेंट जो है, वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है डाउटफुल हो जाती है। इस तरह तो कभी भी ना कमीशन बनेगा ना कुछ और चीज़ बनेगी। आप अगर चाहते हैं कि कोई हमारी तारीख दुरुस्त हो तो 2018 का भी करें, और 2013 का कमीशन बन गया था ना, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? ये 35 पंक्चर का शोर मचाते जो है उसके बाद मुंह छुपाते फिर रहे थे। 4 हल्के जो है उनका भी जो है एक हल्का खुल गया था, उसमें फिर हार गए थे। तो ये सारी बातें जो है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं। ये डोनाल्ड लू ने जो आज बातें की हैं उनमें वहाँ से ये इनके बंदे अंदर भी शोर मचा रहे थे, वो बाहर निकाले गए, और उन्होंने ठीक है अमेरिका का, लेकिन मैं अमेरिका के मतलब भी बात करूंगा कि वहाँ पे पिछले 4 साल से जो है ट्रंप शोर मचा रहा है। उसने इलेक्शन के एहतजाज के ऊपर जो है उधर कांग्रेस पे हमला किया, कैपिटल हिल पे हमला किया, व्हाइट हाउस पे हमला किया, लोगों को वहाँ पे सैकड़ों लोगों को कैद हुई है उस हमले के अंदर। वो सारे का सारा उस इलेक्शन का शाखसाना था। वो कहता था इलेक्शन में धांधली हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो सारे पोलिटिकल इश्यूज हैं। जिन भी कांग्रेसमैन जिन्होंने ये इशू उठाया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को खैराबाद कह चुके हैं, पाकिस्तान की शरीयत जो है तर्क कर चुके हैं, जो अमरीकी शहरी हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो उनको खुश करने के लिए उन्होंने कहा ये सियासतदान हर मुल्क में ये इस किस्म की जो रंगबाजी करते हैं।
ख्वाजा साहब, अब आप 2018 से मुतालबा कर रहे हैं, मगर ये तहकीकात हो सकती हैं जब इल्ज़ाम जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद पर हो। आपने तो एक तालिबान पॉलिसी के हवाले से लगाया, अब आप मुल्क के सीनियर सियासतदान, बार बार पार्लियामेंटेरियन मुंतखब हुए हैं, फिर आप मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, वजारत दिफा के नीचे मातहत है आइनी और कानूनी तौर पर फ़ौज का इदारा, मगर हमेशा ये तनकीद होती है कि जी वो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स की हद तक है, हाजिर सर्विस इस बात को कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं। मगर अब रिटायर्ड भी अगर रिस्पेक्ट ना करें और मुल्क के वज़ीर दिफा को धमकी दें तो इस मुल्क ने कैसे आगे बढ़ना है? बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि मैंने कोई खुदा न खास्ता को ब्लास्फेमस बात नहीं की। मैंने तो सिर्फ इतना किया कि हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी और उस ब्रीफिंग में जो है बड़ी रोजी पिक्चर जो है पेंट की गई थी कि जी ये लोग वापस आएंगे, एक नई सुबह तुलू होगी, उस सुबह में जो है अमन होगा, उसमें आश्ती होगी, उसमें भाईचारा होगा। 2, 3, 4, 5 घंटे जो है वो ब्रीफिंग जारी रही। उसमें जो है बड़ी होप दी थी, बड़ी उम्मीद दी थी इन लोगों ने, लेकिन कहाँ है वो उम्मीद, कहाँ है? तो मैं तो सिर्फ इतनी बात की थी, इतनी गुस्ताखी की, मैंने जो है बकौल किसी के मैंने कोई लाइन क्रॉस की है, तो वो लाइन जो मैंने अगर क्रॉस कर ली है तो मैंने किसी इशू पे की है, मैंने कोई जातियात पे नहीं की। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि एक एश्योरेंस आपने दी और वो कत्लेआम आज भी जारी है, जो आज भी जो है वो तालिबान जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं। और अफगानिस्तान कह रहा है, अफगानिस्तान बार बार कह रहा है कि जी ये वहाँ के लोग शामिल हैं, वहाँ पे लोकल लोग भी शामिल हैं इसमें, वहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इसका कोई तो जवाब दे, कोई तो इस मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए हर बंदा हाजिर है, हर बंदा जो है कहेगा कि लब्बैक जो है हाथ खड़ा कर देगा। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी होगी, किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होगी, सियासतदानों की, एस्टैब्लिशमेंट की, जुडिशरी की, किसी भी की अकाउंटेबिलिटी होगी, वो अकाउंटेबिलिटी कराने पे कोई तैयार नहीं है। ये कैसा मुल्क है, ये कैसी हमारी ज़हनियत है, कैसी हमारी मेंटालिटी है कि हर चीज़ को जो है फायदे की चीज़ जो है फौरी पकड़ लेते हैं, जहाँ पे कोई हिसाब किताब वाली चीज़ होगी उससे दौड़ लगा जाते हैं। तो ख्वाजा साहब, इस मुल्क में सियासतदान तो भुगतते रहते हैं, नवाज शरीफ ने भुगता, आपने भुगता, आप जेल गए, इमरान खान साहब भी जेल में हैं, मगर इदारा खुद साथ खड़ा हो जाता है ना। इदारा करे एहतसाब जनरल फैज़ हमीद का और जनरल बाजवा का, क्या एहतसाब हो रहा है? कोई एहतसाब नहीं हो रहा है। देखें, मेरा ख्याल है कि उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई ना कोई इस सिलसिला जो है, देखें ये एक कानून कुदरत है कि अगर आप माफ़ी चाहते हैं अल्लाह ताला की, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, जब आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं तो पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, उसके बगैर, उस एतराफ़ के बगैर जो है आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। आपको पहले के गिड़गिड़ा के रो के उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है, उसके बाद या अल्लाह माफ़ करी, मुझसे गुनाह सरदर्द हो गए, मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, मैं आइंदा के लिए तौबा करता हूँ। अगर हम लोग जो है एतराफ़ करने के ऊपर भी एहतजाज करते हैं या धमकी देते हैं, मैं एतराफ़ भी नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के फोरम पे अब तब भी आए थे, अब भी आके बता देंगे अब क्या हुआ, जो आपने तब जो की थी ब्रीफिंग जो है, अब फिर पार्लियामेंट के फोरम पे आ जाएं। इसमें खुदा न खास्ता मैं कोई गुस्ताखी तो नहीं की, मैंने तो सिर्फ एक चीज जो है जो पहले भी हो चुकी हुई है उसको रिपीट करने की, और उन्हीं के साथ हुई है, वही आके ब्रीफिंग दे के गए थे, वो आके बता देंगे भाई आपका वो जो स्टैंड था वो गलत साबित हुआ है या सही साबित हुआ है, हमें सिर्फ इतना बता दें। अच्छा, अभी भी आप मूव करेंगे पार्लियामेंट में इस बात को? देखें, ये तो मुझे हुकूमत जो है पे डिपेंड करता है, पार्टी पे डिपेंड करता है, पॉलिसी पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल बात ये है कि वो इन लोगों को खुद वॉलंटियर करना चाहिए। मैं अकेला डिमांड करने से, मेरी डिमांड करने से कोई, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ और जो है उसके शाखसाने में या उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है मुझे जो भी कहा जा रहा है, बहरहाल कोई बात नहीं। कहाँ से कहा जा रहा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि मुल्क जनरल बाजवा की जानिब से मुल्क के वजीर दिफा को धमकियां देने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक तरफ जनरल बाजवा की धमकी, तहरीक इंसाफ की उस पर मजम्मत, मगर पार्टी की तरफ से आपको कहीं उल्टी तनबीह तो नहीं आ गई है कि भाई ये बातें ना करें, कि क्या पार्लियामेंट में बुला रहे हैं? मुझे कोई तनबीह बिल्कुल नहीं आई, लेकिन मैं तो एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ शाहजेब, और ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश होना चाहिए। ये आने वाले वक्तों में, आने वाली नस्लों में ये हमारे लिए सहूलतें पैदा करेगा। आप देखें, अगले दिन जो है अमेरिका में डिफेंस सेक्रेटरी जो थे,
वो हालांकि उनकी सेहत भी ख़राब है, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी की, उनको सेनेट में उनको जो है सवाल पूछे जा रहे थे और वो जवाब दे रहे थे। कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई तज़हीक वाली बात नहीं थी, कोई तौहीन वाली बात नहीं थी। एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन थी बैठी, दूसरी तरफ दूसरी इंस्टीट्यूशन बैठी थी। मेरा ख्याल है कि एक सेहतमंद माशरा जो है ये उसकी निशानी होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी शनाख्त होती है। लेकिन अगर जो है किसी की जो तबा नाज़ुक पे गरां गुजरा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपके जरिए कह लेता हूँ कि जी मैंने कोई गुस्ताखी की है तो जाने दे फिर। मतलब गुस्ताखी तो मुल्क के वजीर दिफा को एक रिटायर्ड जर्नल धमकी दे रहा है, गुस्ताखी ये हुई या आप कह रहे हैं? देखें मैं तो आई एम पुटिंग थिंग्स इन ऑन रिकॉर्ड। मैं तो मेरा कुछ सियासत, मैंने बड़ी सियासत कर ली है, लेकिन मेरा जी करता है कि मैं ऐसी चीजें जिनके मुतालिक मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ दे शुड बी पुट ऑन रिकॉर्ड। बस, और ये आपको दूसरी धमकी दी है उन्होंने, पहले भी आपको एक दफा धमकी दे चुके हो? जी पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जी। बहरहाल आपके खिलाफ, तो आपने क्या कहा? जी कर लें। देखें शाहजेब, मैं जो हूँ मैं एक पॉलिटिकल वर्कर, मेरे हज़ारों मुखालिफ होंगे, मेरे में हज़ारों खामियां होंगी, वो खामियां मेरे मुखालिफ एक्सप्लॉइट भी करते हैं, हज़ारों लोग मेरे लिए दुआ गो भी होंगे। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ये चीज़ जो है, बिकॉज मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जिसमें ये हैजर्ड्स हैं, जिसमें ये तकालीफ हैं और मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं ये छोड़ दूँ। आप जब भी जो है स्पॉटलाइट में आएंगे, जब भी आप पावर एक्सरसाइज करेंगे तो आप क्रिटिसिज्म भी इनवाइट करेंगे, फिर आपको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उसके लिए हाजिर हूँ, मैं अपने लिए ये बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ये रवायत नहीं है, पाकिस्तान में लोग जो है क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त करते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी क्या कहते हैं कि एक ऐसी बात है जिससे जो है वो लोगों को ये रवायत जो है एस्टेब्लिश करनी चाहिए। अदरवाइज जो है उसका मुल्क को पहले भी बहुत नुकसान हुआ है और आइंदा भी नुकसान हो। ख़ासा ज़ाहिर है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए जब पॉलिसीज़ के फेलियर हों। जो मुल्क का हाल हुआ है वो उन पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। मगर नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इन्हीं लाइंस पर थी। शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए लंदन, उन्हें समझाया, फिर वो बयानिया पूरे के पूरे इलेक्शन में मिसिंग था और आपकी पार्टी अब मानती है कि आपने उसकी कॉस्ट पे की। जब आप यही बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी पर दोबारा दबाव आ सकता है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, या आपके ख्याल में ये बात होनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस पर कोई गिला नहीं आएगा? मेरा ख्याल है नहीं गिला आना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है मैंने अगर परसों ये बात की है तो इसमें कोई किसी के ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि एक ब्रीफिंग हमें दी गई आज से 2 या 3 साल कब जो ब्रीफिंग दी गई, उस ब्रीफिंग के नतीजे में जो शहादतें हो रही हैं ये उस ब्रीफिंग का एक किस्म का जो क्या कहते हैं शाखसाना है या उसी की कंटिन्यूटी है। तो उस ब्रीफिंग में जो पिक्चर पेंट की हुई थी वो पिक्चर जो है गलत साबित हुई है, जो दिलासे हमें दिए गए वो गलत साबित हुए हैं। तो उसके लिए कोई तो जवाब देना हमें, खुदा के लिए इमरान खान ही जवाब दे दे। वो इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान के कहने पे ब्रीफिंग हुई थी। मतलब खान साहब तो आज भी कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को पता था और इसलिए मैं उनको रखना चाहता था, वो अफगान तालिबान के साथ मामला आगे लेके जा रहा था और जनरल बाजवा ने उनको हटा दिया। मैं कोई आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था उन्हें। अब ज़रा माजी में वो एक अलग बात कर चुके हैं कि जो मुझे पता था अपोजिशन साजिश करेगी मेरी हुकूमत गिराने के लिए, मैं उसको इसलिए जनरल फैज हमीद को रखना चाहता था। ये बात भी कर चुके हैं, अफगान तालिबान की भी बात कर चुके हैं। मगर आज वो ये कह रहे हैं कि ये इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए था, वो डिसकंटिन्यू इसलिए हो रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अब बयान अपना बदल रहे हैं। उनकी अगर उस वक्त की जो वो हैं बयानात हैं, अब उनको उठा के देखें। वो कुछ जनरल फैज के सिर्फ उनका एतमाद नहीं था, उनका आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे भी एतमाद था, पूरा एतमाद था। जब देखें एक शख्स जो है वो अपनी जगह एक और शख्स को नॉमिनेट करता है कि आप जो है पार्लियामेंट को भी ब्रीफिंग दें, आप पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन भी आप करवाएं, पार्लियामेंट में जो है कोई झगड़ा वगड़ा हो गया उसकी सुलह भी आप कराएं, FATF भी आप पास करवाएं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी आप लॉ भी आप पास करवाएं, कोई सियासी मुश्किलात पैदा होती हैं वो भी आप दूर करें। तो फिर इससे ज्यादा मजबूत रिश्ता क्या होता है? इससे ज्यादा मजबूत रिश्ता तो आदमी का अपने औलाद से नहीं होता, जो रिश्ते मैंने आपको गिनवा दिए हैं।
बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से भी काफ़ी अच्छी खबरें आई हैं। इसके अलावा अदालतों से अहम रिमार्क सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान साहब के लिए बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है, जिसमें जजेस ने 9 मई के 5 मुल्जिमान को जमानत देते हुए अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। इन मुल्जिमान पर हमजा कैंप रावलपिंडी में हमला करने और तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम था। 3 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस जमाल बंदूखेल ने FIR में दहशतगर्दी की दफात लगाने पर सवाल उठाया कि आपको पता है कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं। हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़े में एक अफसर की शहादत हुई। वो दहशतगर्दी का वाक़या है। पिशावर में सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल दहशतगर्दी का वाक़या था। कोयटा में वकला पर खुदकुश धमाका किया गया, वो दहशतगर्दी का वाक़या था। अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़े, अदालतों में सियासी लड़ाई मत लड़े। जब असलहा बरामद नहीं हुआ तो मुतल्लिका शिक का इतलाक नहीं हो सकता। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि सरकारी अफसर के काम में रुकावट डालने की दफा भी लगाई गई है। इस जुर्म की सजा तो 2 साल है। सारे गवाह पुलिस वाले हैं, कोई आज़ाद गवाह ही नहीं है। इस मौके पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि गवाह पुलिस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन शवाहिद तो दिखा दें। इस दौरान वकील सफाई ने मौका अख्तियार किया कि मुल्जिमान का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि क्या किसी का सियासी जमात से ताल्लुक रखना कोई जुर्म है? हमने सियासी जमातों और तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हुकूमत या रियासत माँ बाप की तरह होती है, सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि मुल्जिमान पर फायरिंग का भी इल्जाम है, लेकिन ना कोई असलहा बरामद हुआ और ना ही पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहे हैं, असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं हैं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने मौका इख्तियार किया कि मुल्जिमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? इस दौरान पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुल्जिमान से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, फायरिंग का भी इल्जाम है। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि पेट्रोल बम कौन कहां से लाया? घर से तो कोई ला नहीं सकता है। इस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि तफ्तीश में यह पहलू सामने नहीं आया। स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल भी गवाह है। तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने सवाल उठाया कि वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का, क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि पुलिस की गवाही के अलावा कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पर जाकर गिरफ्तारी की। तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने सवाल उठाया कि गिरफ्तारी से पहले मुल्जिमान के नाम कैसे मालूम थे? सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि FIR में तो ISI के ऑफिस पर हमले का लिखा ही नहीं है, हसास सी बात तो बहुत सी होती हैं। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? जैसे हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि मुल्जिमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई? तो तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। तो इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि इसका मतलब है कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? तो पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि मुल्जिमान ने ISI के कैंप पर हमला किया। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि आपको फिर इल्म ही नहीं है कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानेहा APS पिशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी, रैलियां निकालना कहाँ से दहशतगर्दी हो गई? इसके बाद अदालत ने मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली और हिदायत की कि ट्रायल कोर्ट अदालती कार्रवाई के दौरान मुतासिर हुए बगैर फैसला करे। बहरहाल 9 मई के 5 मुल्जिमान को अदालत ने जमानत दे दी है, जबकि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा अब भी रुपोश हैं, मुल्क से बाहर हैं या जेलों में कैद हैं और वो 9 मई समेत दीगर मुकदमात में नामजद हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐसे कुछ रहनुमाओं को सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद किया था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद, आजम समाती, जुल्फी बुखारी और सनम जावेद समेत मजीद अराकीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ आज भी मुतअद्दिद केसेस की समाअत हुई है, जिनमें से 2 केसेस में उन्हें बरी कर दिया गया है। ताहम दीगर अहम केसेस की समाअत मुख्तलिफ अदालतों में जारी है। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मजीद 2 केसेस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में बुशरा बीबी के साबिका शौहर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी आला अदलिया में मसरूफियात के बाइस अदालत में पेश न हुए, जिसके बाद अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील पर समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ही आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस पर समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल हुक्काम ने आज भी इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी नहीं लगवाई, जिसके बाद जज ताहिर अब्बास सिपरा ने हुक्म दिया कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल खुद आइंदा समाअत पर अदालत में हाजिर हो।
इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान के खिलाफ 2 अहम केसेस की समाअत हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो नैब ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देने की सदा की, जो अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि एक दिन वकला पेश नहीं हुए और उसी दिन वक्फे से 3 ऑर्डर लिखे गए। जज साहब एक ईमेल लिखते हैं कि मुल्जिमान के लिए सरकारी वकला मुकर्रर किए जाएं। जब हम अगले रोज जाते हैं तो आजम खान अंदर से बाहर आ रहे होते हैं। आजम खान बताते हैं कि उन पर तो जिरा हो चुकी है। पता चला कि अहम तरीन गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया। आजम खान का बयान और बयान पर जिरा भी उसी रोज कर ली गई। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि एडवोकेट जनरल तो वाजे हैं कि स्टेट काउंसलर मांगे गए, उन्होंने नाम दे दिए। सलमान सफदर ने कहा कि ट्रायल जज ने 26 जनवरी को सरकारी वकला मुकर्रर करने के लिए लिखा। 15 जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ। 26 जनवरी को ट्रायल जज ने सरकारी वकला मांग लिए। ट्रायल जज ने 11 दिन में वकला को ताखीरी हरबे अपनाकर केस इल्तवा में डालने का जिम्मेदार भी करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान सफदर से सवाल किया कि क्या केस जेर समाअत होते हुए वकील मीडिया पर बात कर सकते हैं। सलमान सफदर ने कहा कि करनी तो नहीं चाहिए। कहा जाता है कि वकला को मीडिया पर नहीं आना चाहिए और जजेस को भी मीडिया नहीं देखना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी के 2 वकला अली बुखारी और तैमूर मलिक इंतखाबात लड़ रहे थे। इंतखाबी सरगर्मियों के बावजूद दोनों वकला अडियाला जेल में अदालत में पेश होते रहे। वकला के बावजूद अदालत ने डिफेंस काउंसिल के लिए एडवोकेट जनरल को लिखा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हिदायत की कि दोनों स्टेट काउंसिल्स की CV जमा कराएं और रिमार्क दिए कि अब्दुल रहमान की एंट्री से मुतालिक सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से भी रिकॉर्ड मांग लेते हैं। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल 23 अक्टूबर से 30 जनवरी तक रजिस्टर की कॉपीज अदालत में जमा कराएं। इसके बाद अदालत ने साइफर केस में अपीलों पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप आपके सामने रखेंगे। IMF का वक्त स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत होने वाले आखिरी रिव्यू के बाद वापस चला गया है। IMF ने न सिर्फ इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा है, बल्कि अप्रैल में मौजूदा प्रोग्राम के खत्म होने के बाद नए प्रोग्राम के लिए फौरी मुज़ाकरात का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान और IMF का मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी किए जाएंगे। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की मुआशी और माली हालत बेहतर हुई है। बाएतमाद पॉलिसी मैनेजमेंट के नतीजे में तरक्की और एतमाद की बहाली जारी है। कसीरुल जहती और 2 तरफा शराकतदारों से फंड्स की बहाली में बेहतरी आई है। इस साल तरक्की की शरह कम रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई अदाफ से काफी ज्यादा है। इक्तिसादी कमजोरियों से निपटने के लिए जारी पॉलिसी और इस्लाहात की जरूरत है। एलामिये के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मीडियम टर्म प्रोग्राम में दिलचस्पी जाहिर की है। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात आने वाले महीनों में शुरू होंगे। पाकिस्तान नए प्रोग्राम में आकर टैक्स नेट में इजाफा करेगा। नए प्रोग्राम में आकर टैक्स इंतजामात में बेहतरी लाएगा और टैक्स में इजाफे से गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद मिलेगी। तरसील और तकसीम में बेहतरी लाकर बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात में तेजी लाई जाएगी। कैप्टिव पावर को ग्रिड में लाया जाएगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों और गवर्नेंस में बेहतरी लाई जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ मौसर इकदाम किए जाएंगे। एलामिये के मुताबिक महंगाई हदफ के मुताबिक रखी जाएगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जाएगा और निजी शोबे को तरक्की के मनसूबे में शामिल रखा जाएगा। जबकि इसके अलावा रियासती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी और तरक्की पायदार बनाने के लिए इंसानी वसाइल में सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। IMF ने अपने एलामिये में इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि प्राइमरी बैलेंस 401 अरब रुपए तक रहेगा। पाकिस्तानी हुकाम टैक्स बेस में इजाफे पर कारबंद हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट का वादा किया है। स्टेट बैंक फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत रखेगा। नई हुकूमत आने से पहले ही मौजूदा IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पर नए और तवील IMF प्रोग्राम में जाने के हवाले से अपना प्लान ये हुकूमत वाज़े कर चुकी थी। फिर इस बारे में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने हमारे प्रोग्राम में ऐलान किया कि अप्रैल में मौजूदा प्रोग्राम खत्म होने के बाद नए प्रोग्राम की खदोखाल पर बात होगी। जबकि IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात में भी नए प्रोग्राम के अमलकात पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वजारतों की सतह पर मुज़ाकरात अप्रैल में मुतवक्के हैं और इस हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से बात करते हुए कहा कि हमें नए प्रोग्राम के सिलसिले में भी IMF से बात करनी है। वो टैक्स बेस को बढ़ाने का कह रहे हैं। वो शोबे जो अरबों का कारोबार करते हैं मगर FBR में उनकी कोई झलक नहीं है। हमें इस एलीट कल्चर का खात्मा करना होगा। ये IMF की शर्त भी है और हमारी ज़रूरत भी है। IMF के अगले प्रोग्राम के लिए भी उनके साथ बातचीत शुरू करनी है और वो बड़ा वाजे कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। जो ऑलरेडी जो लोग जो टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाना तो वैसे भी काउंटर प्रोडक्टिव है। वो IMF मानने को तैयार नहीं कि जनाब जो आपका चोरी हो रहा है, जो गबन हो रहा है, उसको आप वापस लाएंगे और उसको आप ऑफसेट वो करें। आप वो जो बिलियंस का कारोबार करते हैं मगर उनकी कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं, कहीं FBR में उसका कोई वहां पर उनकी झलक नहीं और वो धेला नहीं देते।
एलीट कैप्चर है, इसका मुकम्मल खात्मा करना होगा। और उसके लिए हमने बाकायदा अगर पार्लियामेंट में जाना है, पार्लियामेंट के साथ अपने इत्तेहादी जमातों के साथ हम डायलॉग करेंगे और हम जितने भी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम बुरोकार लेके आएंगे। आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की ज़रूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी, कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। आज बड़ा उम्मीद नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।